नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया है, उनके काले कारनामे किस प्रकार से हैं, वो हमने जानकर लिया। विदेश में भी यह वामपंथ जो एक तरफ अभिव्यक्ति के बारे में बात करता है, परंतु किस प्रकार से बर्बरता से उन्होंने छात्रों की वहाँ पर हत्याएं कर दी है। एक शासन के नाम पर, एक शासकीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किस प्रकार से एक दहशतवादी समाज में वो फैलाया है, ये हमने यहाँ पर समझकर किया। और यही ये वामपंथियों का हम देखते हैं कि प्रशासन में रहकर दहशतवाद किस प्रकार से फैलाना है, ये कोई इनसे हम सीख सकते हैं, इनसे देख सकते हैं हम। तो इतना भयानक इनका रक्तरंजित इतिहास जो आज तक हमारे सामने नहीं आया था, तो उदाहरणों के साथ हमने यहाँ पर समझ कर लिया। आज भी हम इन वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से बर्बरता से इन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों की हत्याएं की, किसानों की हत्याएं की, वहाँ के लोगों की, देश की जनताओं की हत्या की, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित है। वो हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, कल आपने हमें लेनिन, स्टॉलिन, इनके अत्याचारों के संदर्भ में हमें जानकारी दी। लेनिन किस प्रकार से अत्याचारी था, उसने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से लोगों के ऊपर, जनता पर अत्याचार किए, उनको मौत के घाट उतार दिया, ये हमने जानकर लिया। और उनकी क्रूरता तो मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसे कहीं पर भी क्रूरता नहीं थी। तो ये वामपंथियों की क्रूरता आपने हमारे सामने बताई। तो ये सोवियत संघ में द ग्रेट पर्ज, द ग्रेट टेरर, ये अभियान क्या था? तो वामपंथी तानाशाही जो स्टॉलिन था, उसका ये अभियान क्या था, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, ये द ग्रेट पर्ज जो है ना, जिसे ग्रेट टेरर करके जाना जाता था, ये तानाशाह स्टालिन का ये एक अभियान था। और मतलब इसकी व्याप्ति कितनी भयानक थी। ये वामपंथी नेता था स्टालिन, मगर जिसको मतलब हिटलर या मुसोलिनी, इन तानाशाहों को विश्व के सबसे बड़े तानाशाह कहा जाता था। तो इनसे कई गुना इनकी एक क्रूरता और बर्बरता थी। और द ग्रेट पर्ज यह इनकी क्रूरता का एक उच्चतम आविष्कार है, ऐसे मुझे लगता है। और वर्तमान में अगर देखते हैं तो इसिस का जो स्वरूप है, यानी जिस तरह से वो कत्लेआम कर रहे हैं गैर मुस्लिमों का, तो गैर मुस्लिमों का ही नहीं, तो जो इस्लामी विचारधारा है इसिस को मान नहीं रही, जैसे सीरिया इन क्षेत्रों में, तो वहाँ पर इसिस को न मानने वाले सुन्नी या इन ये विचार प्रवाह को न मानने वाले अन्य मुसलमानों को भी मार रहे हैं। तो उसी तर्ज पर ये वामपंथियों ने अपने ही शासनकाल में अपने ही देश के नागरिकों को, जो उनके सत्ता के लिए प्रश्न चिन्ह बन सकते थे, उनको मारा था। और उसके बाद जब उनको यह समझ में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इनके इस क्रूरता और बर्बरता को सहन नहीं कर पा रहे और हो सकता है वो विरोध करे, तो अपने देश के नागरिकों के बाद अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की बर्बर और नृशंस हत्या करने का जो एक नरसंहार किया है, तो वो जो उनका एक अभियान था, उसको द ग्रेट पर्ज, जिसको बाद में इतिहास ने ग्रेट टेरर के नाम से जाना है, तो ये उसी का एक स्वरूप था। तो आज वर्तमान में जो इसिस का जो स्वरूप है, तो शायद इसका ही एक बड़ी आवृत्ति उस समय इस वामपंथी तानाशाह लेनिन हो या स्टालिन हो, इन्होंने किया था। और उस वामपंथ में उस समय जो इस्लामिक लोग घुसे थे, बाद में जैसे उन्होंने वहाँ पर एक जातीय एजेंडा चलाकर यूएसएसआर का विघटन करके आज का रशिया और फिर मुस्लिम बहुल उसमें से टुकड़े अलग हो गए थे, तो वही टुकड़े भारत या एशिया में करने का विचार लेकर ये वामपंथ
आज भारत का इसी तरह से हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक, जिन्ना समर्थक या भारत में जो अलगाववाद है उनके समर्थन में उतर के आ रहा है। ये रजा अकादमिका रजाकारों का समर्थन करते हैं। ये मोपला जो है, मोपला का जो हत्याकांड हुआ था, बंड हुआ था केरल में, वो उसका समर्थन करते हैं। तो एक तरह से भारत का वामपंथ वो उसी तर्ज पर द ग्रेट पर्ज की तरफ ही जा रहा है क्या, इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। तो वर्तमान में ये जो स्टालिन का जो बड़ा षड्यंत्र था द ग्रेट पर्ज, या उसको इतिहास में द ग्रेट टेरर करके जाना है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले समझ के लेते हैं। यह स्टालिन का एक क्रूर राजनीतिक अभियान था। सोवियत तानाशाह जो स्टालिन था, उसके नेतृत्व में जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ असंतुष्ट सदस्य स्टालिन हो या कम्युनिज्म के विरोध में शायद वो कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उन असंतुष्ट सदस्यों को ही समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाया था। और उसकी सत्ता के लिए, वामपंथ के लिए जिसको जिसको खतरा माना, उस सभी उनके कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को द ग्रेट पर्ज के अभियान के तहत उसने खत्म कर दिया। यानी स्व पार्टी के और स्वदेश के नागरिकों के निर्मम हत्यारा बर्बरता से हत्या करने के ये अभियान कहाँ से वामपंथी कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। ये वामपंथी विचारधारा क्या है जो स्वयं के देशों को, नागरिकों को मारती है, स्वयं के कम्युनिस्ट पार्टी के ही असंतुष्ट सदस्यों को मारने के लिए द ग्रेट पर्ज नाम का इतना बड़ा अभियान चलाया। ये कौन सी विचारधारा है, ये समझ में नहीं आ रही। ये अत्यंत असुरी विचारधारा है, इतना ही समझ में आ रहा है। अधिकांश जो विशेषज्ञ हैं, इतिहास के हो या वामपंथी इतिहास के अध्ययक हो, उनका यह मानना है कि 1936 से लेकर 1938 तक इस कालावधि में द ग्रेट पर्ज, इस अभियान के दौरान स्टालिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने 7,50,000 लोगों को मार दिया था। 10 लाख से अधिक लोग जिनको जबरन श्रम शिविरों में भेजकर वहां पर उन पर अनन्वित अत्याचार किए थे। इन श्रम शिविरों को वहां पर गुलग इस नाम से जाना जाता था। गुलग इस नाम से जो श्रम शिविर वहां खड़े किए थे स्टालिन ने, उसमें निर्दोष नागरिकों को रखा जाता था और उन पर अनन्वित अत्याचार करके उनको अमानवीय श्रम कराकर वे अपने राजकाज और या खेती या अन्य श्रमों के काम करवा रहे थे। इस निर्मम और खूनी ऑपरेशन द पर्ज में, पर्ज के माध्यम से पूरे यूएसएसआर में एक आतंकी मचा हुआ था और देश कई वर्षों तक प्रभावित था। अगर इसिस, यह एक आतंकी संगठन प्रस्तापित सरकार के विरोध में कार्रवाई करके सत्ता हथियाना चाहती है और वो हथियाने के लिए एक हिंसा और आतंक का मार्ग अगर चुना है, तो प्रस्तापित सत्ता के विरोध में बंड करके इस्लामी सत्ता स्थापन करने के लिए हिंसा और आतंकी का मार्ग है, वो वर्तमान एक बड़ा आतंक का स्वरूप है। तो सत्ता में रहकर, हाथ में सत्ता लेकर अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही निर्दोष नागरिक या अपने ही पार्टी के लोगों की हत्या करने का एक दूसरा जो आतंक का रूप है, ये वामपंथी स्टालिन का या द ग्रेट पर्ज नाम की इस अभियान का ये दूसरा स्वरूप है। ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। द ग्रेट पर्ज का ये जो अभियान था, इसमें जो पहली घटना 1934 में हुई थी, उसमें जो प्रमुख बोल्शेविक क्रांति का जो नेता था सर्गेई किरोव, सर्गेई किरोव, यह जो एक रशियन नेता था जो बोल्शेविक क्रांति का एक अग्रणी नेता था, उसकी पहली हत्या 1934 में करके इस अभियान की स्टालिन ने शुरुआत किया था। किरोव की मृत्यु के बाद स्टालिन ने इस अभियान के तहत एक व्यापक स्वरूप प्राप्त किया था और जिसमें दावा किया गया है कि उसने मूलतः एंटी स्टालिनवादी जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे या नागरिक थे, ऐसे कम्युनिस्ट नागरिक और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्या करने का ये षड्यंत्र था। और ये जो एक खतरनाक साजिश थी वो उजागर हुई है। ये जो तानाशाह था,
बल्कि ऐसे कहना चाहिए था कि ये जो आतंकी था, वामपंथी आतंकी जिसके हाथ में सत्ता आई थी रशिया की, यूएसएसआर की, इसने उसके पार्टी के जो संदिग्ध लोग थे, जो असंतुष्ट थे स्टालिन की नीति के संदर्भ में, उनको एक तो मारना शुरू किया या कैद करके उनको श्रम शिविरों में, गुलग में भेजना शुरू किया। अंततः 1917 की जो रूसी क्रांति में भाग लेने वाले जो मूल बोल्शेविक क्रांतिकारी थे, उनको एक तरह से उसने पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया था। और स्टालिन अपने इन विरोधियों को क्या संबोधन देता था? स्टालिन कहता था कि ये पांचवा स्तंभ है, ये जनता के शत्रु और विध्वंसक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे आरोप उसने अपने विरोधियों को करना शुरू किया था इस अभियान के तहत। द ग्रेट पर्ज, इस अभियान में स्टालिन ने किसका किसका खात्मा किया, किसको किसको गुलाग में यानी उनके श्रम शिविरों में भेज के अनन्वित अत्याचार किए, वो अभी हम समझ लेंगे। उसने सबसे पहले बोल्शेविक पार्टी के जो सदस्य थे उन पर, उसके विरोध में कार्य करने वाले राजनीतिक अधिकारी हो या उसके बारे में असंतुष्ट होने वाले सैन्य के सदस्य हो, उनके साथ उसने एक तो हत्या या कारावास में डालने का षड्यंत्र शुरू किया। उसके बाद उसकी नज़र किसान, जातीय अल्पसंख्यक, देश के कुछ कलाकार या वैज्ञानिक या बुद्धिजीवी या कुछ लेखक हो या कुछ विदेशी या उसके सत्ता के कुछ आम जो नागरिक थे, उन तक यह अभियान पहुंचाकर उनको भी इसमें शामिल किया। और इस तरह से इस ग्रेट पर्ज, इस अभियान का विस्तार करते करते उसने एक भयानक स्वरूप, एक भयानक बर्बरता का, एक भयानक नरसंहार का स्वरूप प्राप्त किया, जिसको इतिहास वामपंथी टेररिज्म, सत्ता पे बैठने वाले सत्ताधारियों का एक वामपंथी टेररिज्म, स्टालिन का टेररिज्म, इस नाम से जानने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। और अनिवार्य रूप से इस अभियान के अंतर्गत कोई भी सुरक्षित नहीं था, यह हमें समझने की आवश्यकता है। कभी भी किसी भी क्षण किसी को भी इस तहत उठाकर ले जा सकते थे। एक तो श्रम शिविर में डालो, नहीं तो उसकी हत्या कर दो। और इसके संदर्भ में यह कहा गया है कि ये जो उसके मन में जो संशय था कि मेरे तख्ता पलट की साजिश चल रही है, और यह साजिश रचने वाले जो स्टालिन के पास रेड आर्मी के 30,000 सदस्य थे, उसके संदर्भ में यह अभियान चलाया गया। विशेषज्ञ का यह अनुमान था कि स्टालिन ने उसके 103 जो जनरल थे या एडमिरल थे, उनमें से 81 लोगों को मार दिया था। यानी स्टालिन की बर्बरता देखो कि उसके अंदर सैन्य में जो उच्च अधिकारी, एडमिरल, ऐसे पदों पर जो थे, 103 में से 81 उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी को भी मार दिया। किस आशंका के कारण? कि ये मेरे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं और मेरा तख्ता पलट देंगे। यानी क्रूरता की सीमा देखो कि हथियारबंद सैनिकों के 30,000 सैनिकों के विरोध में यह अभियान चलाया गया, तो क्रूरता की परिसीमाएं होगी, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसके बाद स्टालिन ने एक आदेश जारी किया था, बड़ा विचित्र आदेश है। सत्ता अगर हाथ में है और विचारधारा अगर टेररिज्म युक्त है, विचारधारा अगर वामपंथी है, विचारधारा अगर तानाशाही को समर्थन करने वाली है, तो एक सत्ताधारी क्या आदेश दे सकता है, उसका एक अच्छा उदाहरण भी आपके सामने रखने वाला हूँ। स्टालिन ने एक आदेश जारी किया था जिसके द्वारा उसको यह अधिकार मिलने वाला था कि अगर घर में किसी का पिता या पति अगर कोई अपराध करे, तो उस अपराध के लिए पूरे परिवार के सदस्यों को ही उत्तरदायी बनाया जा सकता था, और पिता या पति के अपराधों के लिए पूरे परिवार को ही शिक्षा देने का प्रावधान हो सकता था। ऐसा क्रूरतम, अमानवीय कानून ये स्टालिन ने बनाया था। इसके ऊपर से ये वामपंथी विचारधारा कैसी विकृत और अतिरेकी विचारधारा है, यह कैसी अमानवीय विचारधारा है, यह कैसी नरसंहार, रक्तरंजित इतिहास लिखने वाली अनन्वित अत्याचार और बर्बरता की विचारधारा है, यह हमें इस आदेश से पता चलता है। और इस अध्यादेश का मतलब क्या था?
कि स्टालिन को 12 वर्ष से कम उम्र के भी बच्चे को मारने का अधिकार प्राप्त होने वाला था। यानी उसके इस अत्याचारों से 12 वर्ष के कम आयु के बच्चे भी को भी छूट नहीं मिलने वाली थी, उनको भी मारने का अधिकार। यानी कानून बनाकर अगर कोई टेररिज्म करने की अगर प्रावधान करना है तो वो वामपंथी विचारधारा वाले ये जरूर कर सकते हैं। उसका उदाहरण स्टालिन ने हमारे सामने रखा है। एक तरह से अच्छा है कि भारत की जनता वामपंथों को नाकार कर राजनीतिक चित्र से उनको हटा रही है, मगर जब तक इस वामपंथी विचारधारा को प्रशासन हो, मीडिया हो, राजनीति हो और हमारे राजनीतिकों के मन में जो घर में बसा कर ये वामपंथी धारा बची है, शिक्षा के तज्ञ हो या नीति निर्धारण की समितियां, उसमें के जो बैठे लोग हैं उनके मन में जो वामपंथी का वायरस बुलबुला रहा है, उसको जब तक हम हटा नहीं सकते तब तक हमारे देश पर एक बड़ा संकट है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस द ग्रेट पर्ज का जो अभियान चला था, जिसको ग्रेट टेरर के नाम से इतिहास ने जाना है, इस अभियान के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे 30 लाख, इस 30 लाख सदस्यों में से स्टालिन के सहकारियों ने, उनके कसाईयों ने 1/3 कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को मार दिया था। इतना बर्बरता और नरसंहार का ये वामपंथी इतिहास है, जिसको अमानवीय, क्रूरता और अगर हमारे पूर्वीय परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म, हिंदू धर्म की परंपरा से देखते हैं तो रावण या कंस इन असुरों के तुलना में भी ये अधिक बर्बर और अधिक बलाढ्य असुर हैं, ऐसे कह सकते हैं। इस तरह की इनकी यह चरित्र और नीति है, ऐसे हमें दिख रहा है। तो इस जो वामपंथी की ये जो अमानवीयता है, वही कुछ मात्रा में बंगाल, केरला से लेकर भारत में चल रही है। कई स्थूल यानी शारीरिक स्तर पे हुई है और कई वैचारिक रूप से ये चल रही है। तो भारत का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो हमें इस वामपंथी विचारों की, विचारधाराओं की कीटाणु विषाणुओं को हटाकर इस वामपंथा का जो जन समर्थन है उसको पूर्णतः नष्ट करके वामपंथ को भारत से समाप्त करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने ये जो वामपंथी स्टालिन था इसके बारे में जो हमारे सामने सच्चाई बताई है और इसके जो ये अभियान था द ग्रेट पर्ज, द ग्रेट टेरर, तो इसके बारे में हमें वास्तविकता हमारे सामने यहाँ पर रखी है। तो हम सभी को ये ध्यान में आया होगा कि कितनी क्रूरता इनके लोगों के अंदर थी। ये वामपंथ किस प्रकार से अपने ही प्रशासन काल में अपने ही लोगों पर भी उन्होंने अत्याचार किए, अपने लोगों को भी मार दिया और सामान्य जनता पर भी उसका असर, उनको भी मारने का इन्होंने प्रयास किया है। मतलब प्रशासन अगर हमारे हाथ में हो तो उसका कैसे गलत रूप से इस्तेमाल करना है और उस प्रशासन का उपयोग करते हुए लोगों की किस प्रकार से हत्या करनी है केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये हमें यहाँ पर पता चलता है। तो इनका पर्दा अभी हमें फाश करना होगा। इसके लिए हमें सभी को एकत्रित आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और इस वामपंथ का विरोध करना पड़ेगा, जो आज भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है, भारत देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहा है। मैं सभी दर्शकों से आह्वान करना चाहूंगा, आज का ये धर्म संवाद का जो सत्र आप देख रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ये वामपंथ की सच्चाई आज हमें लोगों तक लानी है, इनका झूठ उजागर करना है, इसके लिए ये कार्यक्रम हम यहाँ पर ले रहे हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं ऐसे आज भारत में हम देखते हैं तो वामपंथी जो लोग हैं वो स्वतंत्रवीर सावरकर जी के संदर्भ में अनेक अनुचित बातें करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये झूठे आरोपों के संदर्भ में वास्तविकता क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, आपने बहुत मार्मिक और उपयुक्त प्रश्न पूछा है, ऐसे मुझे लग रहा है। ये वर्तमान भारत के जो वामपंथी है, जो भारत के स्वतंत्रवीर सावरकर जी के संदर्भ में अनुचित और झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनकी व्यथा क्या है वो सबसे पहले हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। और सबसे महत्व की एक व्यथा बताना चाहता हूँ कि वीर सावरकर जी को लंदन में लेनिन 3 बार मिले थे और सावरकर जी के साथ आके रहे थे। और कहा जाता है कि उस समय लेनिन ने सावरकर जी को वामपंथ की तरफ झुकाने का भरकस प्रयास किया था। वे भारत में आने के बाद भी उस समय जो तात्कालिक साम्यवादी नेता थे भारत में,
उन्होंने भी सावरकर जी का कार्य का भी गौरव किया था, गुणगान भी किए थे और उनको भी समाजवाद और साम्यवाद की तरफ मोड़ने का प्रयास किया था। परंतु सावरकर ये अत्यंत अभ्यसु और तेजस्वी सूर्य थे, हिंदुत्व का एक प्रतीक थे और उन्हें वामपंथी विचारधारा का जो नीति निर्धारण है वो कैसी गलत है जान लेने के कारण वे वामपंथी की तरफ झुके नहीं थे। और इतना लेनिन ने स्वयं प्रयास करने के बाद भी सावरकर जी वामपंथ की तरफ झुके नहीं, यह शल्य उनके मन में है, यह दुख उनके मन में है, यह वेदना उनके मन में है। और इसलिए इस वेदना के कारण भारत के वामपंथी या जो सेक्युलर जमात है, सेक्युलर राजनीतिज्ञ है या कुछ पॉलिटिशियंस है जिनका बड़ा बड़ा नाम है, वो स्वतंत्रवीर सावरकर के ऊपर लांछन लगाने का, झूठे आरोप करने का प्रयास करते हैं। मगर जैसे सूरज पर थूकने के प्रयास करने वाले के मुंह पर ही उल्टी वो थूक आके गिरती है, उस तरह का वामपंथी का हर बार चित्र निर्माण होता है भारत में और बुरे पीटे जाते हैं वो वैचारिक दृष्टि से। तो उसका जो वास्तविक इतिहास है वो अभी हम समझ कर लेंगे कार्तिक जी। आप सभी दर्शकों को यह सुनकर निश्चित आश्चर्य होगा और जो इतिहास हमसे छिपाया गया और बताया नहीं गया उसमें का एक तथ्य है कि वीर सावरकर जी ने लेनिन को लंदन में 3 दिन तक शरण दी थी। इसके बारे में शायद ही कभी कहीं बात की जाती है क्योंकि ये इतिहास को दबाने का, दड़पने का भरकस प्रयास ये वामपंथी झूठे इतिहासकार कर रहे हैं और वे नहीं चाहते कि लेनिन स्वयं इंग्लैंड में आकर सावरकर जी से मिले थे, उनके शरण में 3 दिन थे, वो ये इतिहास समाज के सामने नहीं लाना चाहते। और इसका परिणाम यह हो गया इसका कि आज के जो भ्रमित नव कम्युनिस्ट है, न्यू कम्युनिस्ट है, यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि राष्ट्रवादी जो वीर सावरकर को लेनिन सहित जो कई अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय वामपंथी नेता थे, उन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी को महान तो कहा ही था, तो महान के साथ उन्होंने वीर कहने का साहस भी किया था। ये हमें न्यू कम्युनिस्ट जो है, नए कम्युनिस्ट जो है भारत के, वो ये मानने को तैयार नहीं रहते हैं। वीर सावरकर जी के जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र के गौरव के लिए समर्पित रहा है। वीर सावरकर जी का यही मानना था कि भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से स्वतंत्र कराने के लिए युवकों को सशस्त्र क्रांति में बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए। तो सावरकर जी की यह विचारधारा थी कि वे सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे और युवकों को वो आह्वान करते थे कि आप अंग्रेजों को अगर उखाड़ कर फेंक कर भारत से भगाना चाहते हो तो आप शस्त्र धारण करो और अंग्रेजों के विरोध में लड़ो। वर्ष 1906 में सावरकर जी को छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति जब मिली और इस छात्रवृत्ति को लेकर वे जब जुलाई 3, 1906 को कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड पहुंचे थे, तो उस समय सावरकर जी का वहां पर जो निवास था वो इंडिया हाउस में था। इंडिया हाउस का जो संचालन है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा कर रहे थे और 1906 के बाद अगले 3 वर्षों तक इंडिया हाउस यही क्रांतिकारियों का कार्यों का एक केंद्र बिंदु बना रहा। केवल भारत के क्रांतिकारी ही नहीं, तो इंडिया हाउस में मिस्र, तुर्की, चीनी, ईरान, आयरलैंड, रूस आदि सभी देशों के क्रांतिकारी भी इंडिया हाउस में आते थे, वहाँ की सभाओं में, बैठकों में शामिल होते थे, उनका आपस में विचार विनिमय होता था और वे अपने अपने क्षेत्र में जाके क्रांति के अभियान में सहभागी होते थे। इन्हीं क्रांतिकारियों में जो एक व्यक्ति इंडिया हाउस में आए थे और जो इंडिया हाउस में रहे थे, सावरकर जी के शरण में 3 दिन रहे थे, उसमें एक रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का भी नाम है और वह नाम है व्लादिमीर लेनिन, जिसके नाम से लेनिनवाद या जो बाद में रशिया का नेता बना था, रशिया की सत्ता जिसने हत्याई थी, वो लेनिन भी वहां पर आके गया था। वर्ष 1909 के मार्च में वीर सावरकर के कट्टर समर्थक व उनके जो एक मित्र थे अल्फ्रेड, जो खुद को खुलकर कम्युनिस्ट है ऐसे बताते थे, वह इंडिया हाउस में
उस रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लेनिन को लेकर आए थे। लेनिन करीब 4 बार इंडिया हाउस में आए थे। सावरकर और लेनिन की बैठकें हुई थी जिसमें मदन लाल धिंगरा भी शामिल थे। अब उनके बीच में प्रत्यक्ष क्या वार्ता हुई यह किसी को पता नहीं, पर कहा जाता है कि लेनिन भी सशस्त्र क्रांति की दृष्टि से सावरकर को साम्यवाद की तरफ मोड़ने का उस समय प्रयास कर रहे थे। लेनिन सावरकर के बीच में और भी बैठकें हुई थी, परंतु उन बैठकों की भी विस्तृत जानकारी या कुछ भी जानकारी ऐसे लिखित स्वरूप में कहीं उपलब्ध नहीं है। हालांकि सावरकर लेनिन वार्ता का एक हिस्सा हमें श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक पुस्तक है कम्युनिज्म अपने ही कसौटी पर, इसमें हमें जरूर मिलता है। वीर सावरकर जी जब अंडमान से भारत लौटे तब अंग्रेज सत्ता ने उनके ऊपर राजनीति में सहभाग लेने पर प्रतिबंधित किया था और इस तर्ज पर ही उनको वहां से छुड़ाया था। तो उस समय 2 युवा समाजवादी नेता SM जोशी और अच्युत पटवर्धन, जो बाद में 1942 के भूमिगत आंदोलन के नायक बन गए, रत्नागिरी में सावरकर जी को सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए मनाने के लिए आए थे। कुछ दिनों बाद सावरकर जी मुंबई पहुंचे। उनके सम्मान में आयोजित जो सार्वजनिक बैठक की गई थी उसका नेतृत्व शहर के अनेक नेताओं के एक समूह ने किया था। उस समय सावरकर जी का सम्मान करने वालों में लोकमान्य तिलक के अनुयायी जमनादास मेहता थे, जिन्होंने सावरकर जी को मुक्त करने के लिए एक बड़ा कार्य भी किया था। उस बैठक में कॉमरेड MN रॉय यह भी आए थे, जो कभी मॉस्को में लेनिन के साथ काम कर चुके थे। इस बैठक में सेनापति बापट भी थे, जो लंदन में सावरकर द्वारा स्थापित क्रांतिकारी समूह के सदस्य भी थे और जो कालांतर के बाद गांधी के शिविरों में चले गए थे। इंडिया हाउस के दिनों के एक और पुराने कॉमरेड स्वर्गीय VV अय्यर भी उस समिति में बैठक में थे। बॉम्बे के जो कांग्रेस के मेयर थे खुर्शीद F नरीमन, जो एक वकील भी थे और सावरकर के दृढ़ प्रशंसक भी थे, वो भी उस बैठक में थे। मार्क्सवादी विचारक और स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के जो नेता लालजी पेंडसे, वह भी सावरकर जी की सम्मान बैठक में उपस्थित थे। उस दिन अपने भाषण में सावरकर जी ने अपने प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि वह भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके साथ रहेंगे, परंतु फिर उन्होंने कहा था कि वह समाजवादियों से सहमत है कि लोगों को धर्म के चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए, परंतु एक धार्मिक समुदाय के अधिकारों को कम करके दूसरे धार्मिक समुदाय को संतुष्ट करने के प्रयास से वह असहमत थे। यहाँ पर हिंदुओं पर जो एक प्रतिबंध करने का जो विचार विनिमय वहां चल रहा था और उसके तुलना में उस समय मुस्लिमों को जो तुष्टीकरण का विचार बैठक में आ रहा था, उस संदर्भ में उन्होंने अप्रत्यक्ष स्वरूप में यह सूत्र वहां पे रखाया था। और इससे यह पता चल जाता है कि लेनिन से लेके तो इन सभी नेताओं के सावरकर जी को साम्यवाद या वामपंथ की तरफ मोड़ने के सभी प्रयास कैसे विफल हुए थे, वो यहाँ पे स्पष्ट हो रहे हैं। और इसी दुख को ये जो न्यू कम्युनिस्ट है वो दुख को सहन नहीं कर पाते और सावरकर पे बड़े बड़े झूठे आरोप लगाते, उनके वो लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। सावरकर जी ने उस समय और एक बात कही थी कि उनका अंतिम लक्ष्य है भारत को एकजुट बनाकर भारतीय राष्ट्र का एक निर्माण करना और ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। यानी एक तरह से ये लेनिन के कार्यकाल में वहाँ रशिया में USSR में एक मुस्लिमों को जो बढ़त मिल रही थी या मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ रहा था और उसी प्रभाव ने बाद में USSR को विघटित करके मुस्लिम समाज बहुसंख्यक होने के बाद रशिया विघटित हो गया। वही तर्ज पर भारत में भी नीति लागू कर रहे थे कि वो चाहते थे कि भारत में साम्यवाद आए,
हिंदू बहुसंख्यक है तो उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए, और मुस्लिम अल्प है तो उनको कुछ तुष्टिकरण करके अधिक अधिकार दिए जाए। तो इन सब साम्यवादी और वामपंथी विचारों का सावरकर ने उसी बैठक में खंडन कर दिया है, हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस बैठक में आगे सावरकर जी ने कहा था कि वामपंथियों को यह एहसास होना चाहिए कि उत्पीड़न केवल हमेशा सिर्फ आर्थिक मुद्दा से ही नहीं होता है, उसके अन्य अनेक कारण हो सकते हैं। यानी यहाँ पर वामपंथ के जड़ पर उन्होंने आघात किया है सावरकर जी ने, क्योंकि वामपंथी क्या विचार करते हैं, केवल आर्थिक विषमता ही उत्पीड़न का कारण है, और श्रमिक और गरीब लोगों को संगठित करो क्योंकि वो संख्या में ज्यादा होते हैं, और अमीर लोग है वो कम होते हैं, तो संख्या बल और बाहुबल को वो जोड़कर उसको संगठित करके वे सत्य हथियाना चाहते हैं। और इन असंतुष्ट गरीब और ये जो श्रमिक वर्ग है उनके बाहुबल का आधार लेके वो अमीर जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्य करके उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, और फिर उसमें से श्रमजीवियों को हाथ में लेकर अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। ये जो वामपंथी विचारों की जो जड़ है, उनकी जो रक्त रंजित इतिहास को उन्होंने जाना था, उन्होंने नरसंहार को जाना था, तो वो संकट को भांपकर वामपंथ के ऊपर उन्होंने बराबर उंगली रखी थी उसी बैठक में जिसमें उनका अनेक नेताओं ने सम्मान किया था। उन्होंने अपने भाषण में जिन बिंदुओं को गंभीरता से रखा था, उन बिंदुओं में से थे ये सूत्र थे कि हिंदू हितों की रक्षा होनी चाहिए, भारत एक आधुनिक राष्ट्र और राज्य का निर्माण होना चाहिए, और अगर भारत में जाति उत्पीड़न है तो उसके विरोध में लड़ना चाहिए। यह मुद्दे उन्होंने सुस्पष्टता से उस बैठक में रखे थे। मई 1958 में 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सावरकर जी को ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम द्वारा सम्मानित किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता बॉम्बे के मेयर कॉमरेड एस नीरजकर ने किया था, जो आज के वामपंथियों के लिए एक अकल्पनीय घटना हो सकती है, क्योंकि वे कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे कोई कॉमरेड जो मेयर पद पर थे और जिसके अध्यक्षता में सावरकर जी की 75वीं जन्मगांठ स्वतंत्र भारत में मनाई गई थी, ये वास्तविक इतिहास को दमन और छिपाया गया है, और नए कम्युनिस्ट लोगों को तो ये मानने भी नहीं और वो स्वीकारते भी नहीं है। तो यह एक बड़ा षड्यंत्र का भाग है, वो हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। आपको मैं एक घटना भी ऐसे सावरकर जी की बताना चाहता हूँ, जहाँ पर सावरकर जी द्वारा वामपंथियों की जो विचारों की अस्पष्टता है वह उन्होंने उजागर किया था। यानी वीर सावरकर जी पर जब राजनीतिक प्रतिबंध हटने के बाद उनका जब पहला दौरा शुरू था, उस समय वह गांव के एक हाई स्कूल में गए थे। वहाँ के 9वीं और 10वीं के छात्रों ने कम्युनिस्ट मास्टरों के भड़काने पर वीर सावरकर जी के विरुद्ध प्रदर्शन वहाँ आयोजित किया था। जब सावरकर जी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सभी बाल प्रदर्शनकारियों को बुलवाया और उनसे संवाद किया। उन बच्चों को अपने सामने बिठाया और वीर सावरकर जी ने उन्हें प्रश्न पूछा कि आपके विरोध का कारण क्या है, मुझे बताइए। तो वहाँ एक 9वीं का छात्र खड़ा हुआ और वीर सावरकर जी से उसने प्रश्न किया, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा क्या है, उसकी रचना कैसे होगी। तो वीर सावरकर ने अपने उत्तर में एक संस्मरण उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि जब वे लंदन में थे और कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय आयरलैंड के इमॉन डी वेलेरा और रूस के व्लादिमीर लेनिन दोनों लंदन में ही थे। तब लेनिन के पीछे रूस के गुप्तचर भी लगे हुए थे। उससे बचने के लिए लेनिन फरार थे और वो वहां पर आए थे, और यही वो समय था जब सावरकर ने लेनिन को इंडिया हाउस में 3 दिन तक शरण दी थी। दिन भर सावरकर अपनी पढ़ाई तथा अन्य कामों में व्यस्त रहते थे, पर रात में उनका भोजन लेनिन के साथ ही होता था। एक बार लेनिन इधर उधर की बातें कर रहे थे तो सावरकर जी ने उन्हें कहा था कि आपका यह जो इज्म है, यानी कम्युनिज्म या इज्म, तो आपका ये इज्म जो है ये क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं।
पर यह बताइए कि यदि रूस का शासन आपके लोगों के हाथ में आता है तो आपके इज्म के अनुसार यानी कम्युनिज्म के अनुसार रूस में सामाजिक और आर्थिक रचना क्या होगी। इस प्रश्न पर लेनिन ने हंसे और सावरकर जी से उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास इस तरह की कोई रूपरेखा नहीं है और हाँ, हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम शासन में नहीं आते और हमें उस समय परिस्थिति स्पष्ट से दिखाई नहीं देती, तब तक हम सारा खाका तैयार करें तो कैसे करें। इस प्रसंग को सुनने के बाद वीर सावरकर उन बाल प्रदर्शनकारियों को बोले कि आपके नेता लेनिन है और वो कम्युनिज्म की रूपरेखा नहीं दे सके और आप मुझे हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा मांग रहे हो। यदि आज लेनिन आपका ही प्रश्न मुझसे करते हैं तो मैं उन्हें उन्हीं की याद दिला दे सकता हूं। ऐसे प्रसंग मेरा उनके साथ हुआ है। तो बच्चों, मैं तुम्हारा उत्तर तो नहीं दे सकता, तुम जीते और मैं हारा, ऐसा कहकर सावरकर जी ने वो विषय वहां रोक दिया। तो यह जो कम्युनिज्म के विचारधारा की एक मतलब अपरिपक्वता है या अपूर्णता है, वही सावरकर जी ने उन बच्चों के सामने उजागर करके कम्युनिज्म कैसे गलत है यह उन्होंने बताया था। परंतु वीर सावरकर जी का अनेक वामपंथी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कैसे सम्मान किया है, किसने किया है, कब किया है, यह हमें स्पष्टता से समझ लेने की आवश्यकता है। लंदन में जब वीर सावरकर जी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जब उन्हें भारत ले जाते समय जहाज का जो सिल्वर होल था उससे समुद्र में छलांग लगाकर अंग्रेजों के कैद से भागने की जो घटना हुई थी, वह घटना का समाचार पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गया था और वीर सावरकर के समर्थन में यूरोप के कई दल सामने आए थे। कार्ल मार्क्स के जो पौत्र थे जीन ल्योंगेट, उन्होंने खुलकर सावरकर का समर्थन किया था। यानी कार्ल मार्क्स जो स्वयं वामपंथी था, उसके पौत्र ने ही खुलेआम सावरकर का उस समय समर्थन किया था। इटली का जो वामपंथी दल का इटालियन रिपब्लिकन कांग्रेस थी, उसने भी सावरकर के समर्थन में वहां प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया था। वर्ष 1910 के अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस, जहां इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में प्रत्यक्ष में वीर सावरकर की रिहाई का एक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। रूस के महान लेखक, जिन्हें सोवियत साहित्य का पितामह भी कहा जाता है, मैक्सिमम गोर्की, उसने भी वीर सावरकर को अपने देश के जो एक महान क्रांतिकारक थे निकोलाई चर्नशेव्स्की, उसके बराबर ही माना था। और भारत में जो कुछ गिने चुने साहसी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने सावरकर जी को वीर और महान माना था और सामूहिक बैठक में सावरकर जी का गुण गौरव भी उन्होंने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के जो संस्थापक मानवेंद्रनाथ रॉय, एमएन रॉय थे, जो लेनिन और स्टालिन के साथ सोवियत रूस में प्रत्यक्ष कार्य कर चुके थे, उन्होंने सावरकर को अपना हीरो और प्रेरणा स्रोत माना था। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने अपने पार्टी डॉक्यूमेंट में स्पष्टता से लिखा था कि वीर सावरकर और तिलक को अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। यानी एक तरह से अंग्रेज के विरुद्ध उन्होंने जो अभियान छेड़ा था और उन्होंने जो नेतृत्व और अभियान चलाया था, उसका श्रेष्ठत्व का ही गुणगान उन्होंने किया था। अर्थात वीर सावरकर की जो कार्य की भव्यता है, उनकी जो एक विराट, उनका जो एक व्यक्तिमत्व इस आंदोलन से उभर के आया था, तो उनके श्रेष्ठत्व के लिए किसी कम्युनिस्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, हम तो जानते हैं। मगर फिर भी ये जो न्यू कम्युनिस्ट है, जो अभी वर्तमान वामपंथी विचारधारा के अनुयायी भारत में है, जो वामपंथी सावरकर जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके जानकारी हेतु ये प्रमाण को देने की आवश्यकता है, अन्यथा हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आज के जो ये नव कॉमरेड है, ये ना तो इस बात को जानने की इच्छा रख रहे हैं और ना तो इस सत्य को वो स्वीकार ले रहे हैं। तो ऐसे
वो एक नकारात्मक या नकारने की स्थिति में है, क्योंकि अगर वो ये स्वीकार लेते हैं तो भारत से वामपंथ ही खत्म हो जाएगा, इसका भय उनके मन में है। यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। और इसलिए वामपंथ का, ये झूठे वामपंथ का, एक झूठी विचारधारा का, बर्बर निशंस नरसंहार करने वाले विचारधारा का, वामपंथ का, उन नेताओं का अस्तित्व रखने के लिए आज ये न्यो कम्युनिस्ट सावरकर जी के संदर्भ में झूठे आरोप कर रहे हैं। और वो यह भी कह रहे हैं कि अंडमान से मुक्त होने के लिए अंग्रेजों से उन्होंने माफ़ी मांगकर उन्हें सहायता करने का आश्वासन दिया अंग्रेजों को, और उसके बाद उनको वहाँ से छोड़ा गया। आज जिन वीर सावरकर जी के संदर्भ में ये वर्तमान वामपंथी झूठे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अंडमान से मुक्त होने के लिए सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी और अंग्रेजों को सहायता करने का आश्वासन दिया था, इन नए भारतीय वामपंथियों को सावरकर जी के वीरता के संदर्भ में उनके ही भारत के तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े वामपंथी नेता हैं, जिसमें लेनिन है, मार्क्स का पौत्र है, इन बड़े नेताओं ने सावरकर जी के संदर्भ में क्या कहा था, कैसे गौरव किया था, कैसे उनके श्रेष्ठत्व को स्वीकारा था, यह बात उनके ध्यान में लाकर देने की आवश्यकता है। और मुख्यतः भारत के जो भ्रमित हिंदू है या नए वामपंथी है, तो ये वामपंथियों को जो झूठे प्रचार का जो वो बलि चढ़ रहे हैं, तो वामपंथियों का यह षड्यंत्र ध्वस्त करने के लिए यह सब जानकारी पूरे समाज में बताने की आवश्यकता है। और ये जो सत्य, ये सच्चा इतिहास, ये जो नेहरू और नेहरू ने अपॉइंट किए हुए साम्यवादी इतिहासकार और शिक्षाविदों ने एक षड्यंत्र के तहत भारत की जनता को न बताने का पाप किया है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कभी ये न आए और वामपंथ का एक क्रूर और बर्बरता का इतिहास सामने न आए, इसके लिए जो प्रयास किया है। सावरकर जी के संदर्भ में कितने बड़े बड़े वामपंथी नेताओं ने उनका सानिध्य प्राप्त किया था और उनका गुण गौरव करके उनके श्रेष्ठत्व को मान्य किया था। यह सच्चा इतिहास सामने न आने देने का जो पाप किया है, ये सभी पापों को सरकार ने यथोचित उनकी चौकसी करके उनको सजा देने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, ऐसी सर्वसामान्य जनता की मांग है। सावरकर जैसे क्रांति सूर्य जैसे व्यक्तिमत्व को इन्होंने जो लांछन लगाने का प्रयास किया, इस लांछन लगाते समय उनका ही मुंह काला हुआ है। द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, इन्होंने इन सभी वामपंथियों का काला चेहरा, काला इतिहास, रक्तरंजित इतिहास, नरसंहार का इतिहास, एक आताताई टेररिज्म का इतिहास जो उजागर किया है, उससे ये वामपंथियों का पर्दाफाश हुआ है। बस अब ये सच्चा इतिहास घर घर में, समाज समाज में जाके बताकर जागृति करना आवश्यक है। सरकार ने सरकारी तंत्र और सरकारी मीडिया का उपयोग करके ये सत्य इतिहास भी समाज को बताने की आवश्यकता है। वर्तमान जो मीडिया पर एक वामपंथ का प्रभाव और वामपंथियों के अंजलि से पानी पीने का प्रयास कर रहे, उस वामपंथी मीडिया की आंखों का पर्दा हटाने की आवश्यकता है। और सत्य यह शाश्वत होता है, यही धर्म कहता है। और सत्य नष्ट नहीं हो सकता है, यह भी धर्म कहता है। और सत्य छुप सकता है, मगर वो समय आने पर उजागर होकर वापस अपना अस्तित्व दिखाएगा। तो अभी वो सत्य के प्रकटीकरण का समय आया है। आओ ये सब सच्चा इतिहास हम समाज में हर व्यक्ति हर घर तक लेके जाए, सनातन धर्म की पताका, हिंदू धर्म की पताका को ऊपर उठाए, वीर सावरकर जी जैसे व्यक्तिमत्व को पुनश्च उनका गौरव प्राप्त करके दे। झूठे आरोप और मनगढ़ंत लांछन लगाने का प्रयास करने वाले वामपंथियों के द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म के माध्यम से जो ये काला इतिहास उजागर हुआ है, ये वास्तविकता को समाज में बताएं और पुनश्च हिंदू धर्म, ये भारत या वीर सावरकर जैसे व्यक्तिमत्व को पुनश्च वही गौरव प्राप्त करके दे जिसके लिए वो लायक है। तो इस तरह से हमें भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, यही इन सभी अभियानों में हमें जानने की आवश्यकता है। आप सभी इस अभी जो चल रहा है हिंदू अधिवेशन, अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु जो प्रतिदिन शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में हिंदू अधिवेशन इस फेसबुक पेज और hindujagriti.org इस
यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, आप सभी इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए। हर सरकारी अधिकारी, हर पुलिस प्रशासन तंत्र तक, हर राजनेता तक, हर न्याय व्यवस्था के क्षेत्र तक, हर मीडिया के व्यक्ति तक यह पहुंचाने की जिम्मेदारी हमको लेना होगा। ये सच बताकर ही असत्य और झूठ का हम नाश कर सकते हैं। हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो सत्य है उसको समाज में आप स्थापित करें। सत्य अगर हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र और भारत को विश्व गुरु बनाने में है तो वो सत्य को आप स्थापित करें, धर्म संस्थापना करें और हम सब पर कृपा करें, हम पर आशीर्वाद दें। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी आज हमारे सामने यहाँ पर रखी है कि सावरकर जी क्या थे ये लेनिन ने खुद ने जाना था और लेनिन स्वयं 3 बार सावरकर जी से मिला था और उसने कहीं ना कहीं तो सावरकर जी की कीर्ति पहचान ली थी। वो किस प्रकार से कार्य कर रहे थे वो उन्होंने जान लिया था और कहीं ना कहीं सावरकर जी को साम्यवाद की तरफ झुकाने का उनका प्रयास था। परंतु सावरकर जी हिंदुत्व को छोड़कर साम्यवाद की तरफ नहीं झुक रहे थे, यही उनकी व्यथा है और इसी के कारण आज कहीं ना कहीं ये वामपंथी सावरकर जी पर आरोप कर रहे हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। ये शोकांतिका है, ये हम समझ कर ले सकते हैं। परंतु सावरकर जी की कीर्ति क्या थी ये हम सभी को पता है और हम ये प्रयास करेंगे कि ये जो वामपंथी है, ये जो कम्युनिस्ट है, ये किस प्रकार से गलत प्रचार कर रहे हैं ना, इसका खंडन करना आज हमें, इसकी प्रयास हम सभी ने करने चाहिए। इसी के लिए हम ये धर्म संवाद का कार्यक्रम भी आयोजित हमने किया है कि ये खंडन वामपंथियों का किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन वामपंथियों का खंडन, इसकी सत्यता ये हमें पता चले, इनको हम उत्तर दे पाए और ये वामपंथ किस प्रकार से गलत था और इसको हम कैसे देश से दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम सभी एकत्रित रूप से प्रयास करेंगे। भारत में पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र लाने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे और इसी के लिए हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था की ओर से अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का भी आयोजन हुआ है और यह प्रारंभ हो चुका है 30 तारीख से, कल से ये प्रारंभ हो चुका है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक यह अधिवेशन रहेगा। 8 अगस्त तक यह अधिवेशन रहेगा। इसके बारे में जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी इस हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में अवश्य सहभाग लें, अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करें और किस प्रकार से ये हमारे देश के ऊपर जो एक काली छाया आई हुई है इसको दूर करने के लिए हमें एक हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है। उसका प्रयास आज संगठित रूप से पूरे भारत के 22 प्रांतों से अलग अलग संगठन एकत्रित आकर इस अधिवेशन में सहभाग ले रहे हैं और इसी के साथ नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो और इंडोनेशिया से भी हिंदुत्वनिष्ठ संगठन इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभाग ले रहे हैं केवल हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु। तो मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, आप इस अधिवेशन का एक हिस्सा बनिए। यह ऑनलाइन अधिवेशन होने वाला है हिंदू जागृति इस YouTube अकाउंट से तथा Facebook लाइव हिंदू अधिवेशन इस पेज के माध्यम से आप इसका सीधा प्रसारण आप शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक आप अवश्य देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का यह आज का विषय यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।